नमस्कार, न्यूज सर्कल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। मोदी सरकार ने 9वां बजट प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जो बजट पेश किया उसको समावेशी बजट कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2047 का सपना इस बजट के माध्यम से पूरा होगा और ये बजट उसकी आधारशिला रख रहा है। बजट की बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ आज दो मेहमान हैं। सीए आशीष गोयल हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज सर्कल में। और ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीईओ आशीष गुप्ता जी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज सर्कल में। आशीष जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आप। बजट आपने पूरा देखा समझा है, 9वें बजट को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, 2026 में जो माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो आज बजट पेश करा है जी, इस बजट में 2047 की सोच को रखा गया है जी। कैसे हम विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि भारत किस तरीके से विकसित भारत में परिवर्तन करेगा, उसकी तरफ कैसे चलेगा, आज वह सारी बातों का इस बजट में ध्यान रखा गया है। दूसरा एक बात और आती है, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर हम बजट के जो पॉइंट्स हैं उन पे अगर हम करें चर्चा, कैंसर जैसी और शुगर जैसी दवा की जो दवाएं हैं उनका सस्ता होना, इस सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब हम बजट के बारे में बात करते हैं तो बजट में टैक्स एक उसका मात्र हिस्सा है। बजट एक बहुत व्यापक और बहुत डिटेल में उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। मात्र टैक्स के अलावा उसमें पूरे देश में होने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कहाँ किस किस सेक्टर्स में जो कमियां हैं उनको पूर्ण करने के लिए जो योजनाएं सरकार को बनानी है, बहुत सारी चीजें, उन सब चीजों का ध्यान में रखा जाता है। जो पॉलिटिकल चीजें जो आजकल आपने देखा होगा यूएस की वजह से रशिया यूक्रेन युद्ध या ईरान टेंशन जो चल रही है, उन सब चीजों का क्या हमारे देश पर इफेक्ट पड़ने वाला है, उन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। अच्छा, बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बात का जवाब हम आपसे और चाहेंगे। काला धन को लेकर सरकार ने बहुत वो बातें करी थी, बहुत दावे किए गए थे। अब सरकार ने कहा है कि टैक्स प्रक्रिया आसान होगी, अगर टैक्स छिपाने पर आपको सजा नहीं होगी, 30% का जुर्माना देना पड़ेगा। सरकार के इस कदम को आप कैसे देखते हैं कि अगर हमने सजा कम कर दी है, जो टैक्स छिपाते हैं उनको हम जुर्माना दे देंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो सामने आएंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना रहा है कि हमारे देश में व्यापारी व्यापार करे, ना कि वो इन सब उलझनों में उलझे। भारत में जो इन्वेस्टमेंट आती है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, तो इसको हम दो हिस्सों में बांटने की कोशिश करेंगे। क्रिमिनल केसेस नहीं होंगे। अगर मान लीजिए आपको व्यापार करने में कोई गलती हो जाती है, चूक हो जाती है, तो आप क्रिमिनल केसेस की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि आपको जो त्रुटि जो पहुंचाई जाएगी सरकार के द्वारा फी और पेनल्टी के रूप में पहुंचाई जाएगी। तो दोनों चीजों को हमें समझना पड़ेगा। हम व्यापारी को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ, अगर किसी ने करवश कोई चीज गलत करी है तो उसको फी और पेनल्टी के माध्यम से पेनलाइज भी किया जाए। इसका एक संयोग नहीं कहा जाएगा कि पिछले दिनों केरल का एक जो बड़ा व्यापारी है वो सुसाइड कर लेता है, उसके यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ती है और रेट पड़ने के दौरान वो सुसाइड कर लेता है। तो क्या इस सब सिनेरियो को देखते हुए सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया? देखिए, वह जो घटना थी वह अलग घटना है। उसका आज के इस बजट के जिस हम एक संकेत मात्र समझ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जब एक साथ हो जाती है होती हैं, उस घटना पर हमें नहीं जाना चाहिए कि उस परिवेश में क्या समस्या रही होगी, हमें उस बारे में इसको लिंक नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा अपना मानना है। ठीक। हमारे साथ ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीईओ आशीष गुप्ता जी हैं। आशीष जी, आप बजट को कैसे देखते हैं? देखिए साहब, ये बजट पूरी तरह से युवाओं, महिलाओं और व्यापारियों को केंद्रित बजट है जी। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इजी ऑफ लिविंग। इसका एक यूएसपी है इस बजट का। सरकार चाहती है कि बिजनेस को करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना हो, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस ना हो, सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड प्रावधान हो, और जिससे कि हमारे जो यंगस्टर हैं वो जो अपने नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं उन सबको मौका मिले, महिलाओं को मौका मिले, महिला उद्यमियों को मौका मिले। देश की वित्त मंत्री जिन्होंने 9वां बजट पेश किया है, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि एक महिला होने के नाते वित्त मंत्री जी ने हमेशा हर बजट में महिला उद्यमियों के लिए कुछ न कुछ प्रावधान रखे हैं जी। और इजी ऑफ लिविंग मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब व्यापार इजी होगा तो लिविंग भी इजी होगा। और इस बजट में देश और विदेश के बीच व्यापार में क्या समन्वय स्थापित हो, व्हाट वी कैन गिव, व्हाट वी कैन टेक, ये सरकार का टारगेट है।
दूसरा एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि आप ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े भी हैं, चीज़ों को बड़ा बारीकी से देखते भी हैं। पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में बौद्ध सर्किट बनाए जाएंगे, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा? दूसरा, मेडिकल टूरिज्म को लेकर, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। खास तौर पर ये मान लीजिए कि 5 रीजनल हब स्थापित किए जाएंगे आने वाले दिनों में। तो ये जो सिनेरियो बनेगा जाके आने वाले वर्ल्ड में और ग्लोबल वर्ल्ड में भारत की क्या अहमियत हो जाएगी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए सर, बुद्ध टूरिज्म, बुद्ध सर्किट का जो आपने बात किया नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, एक तो जितनी भी स्टेट हैं सब में बुद्धिज्म का ऑलरेडी बहुत मतलब चलन भी है और सब लोग बुद्धिज्म को मानते भी हैं जी। और चूंकि ये सारे स्टेट चाइना से कनेक्टेड हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक तीर से कई शिकार करने का इसमें प्रायोजन है। दूसरा, आपने बात की है मेडिकल टूरिज्म की, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी अगर हम इंडिया को मेडिकल टूरिज्म में अगर हम देखें तो अभी हमारे पास सिंगापुर से, दुबई से, सऊदी अरब से और यूरोप से बहुत सारे पेशेंट्स ऑलरेडी आते हैं, बट अभी उनका एक सिस्टम जो है वो मेडिकल टूरिज्म के तहत नहीं था। अभी हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स खुद अपने रिसोर्सेज से पेशेंट्स को टारगेट करते हैं और वो पेशेंट यहाँ पे आते हैं। बट इस मेडिकल टूरिज्म के प्रोविजन से ये टूरिज्म सेक्टर को बहुत प्रोत्साहित करेगा और मेडिकल क्षेत्र में एक क्रांति आएगी। आने वाले दिनों में क्रांति देखने को मिलेगी। आशीष जी, आप सीए हैं, आपसे एक बात और समझने का प्रयास करेंगे। बजट की बारीकियों को देखें, सरकार ने ये कहा है कि डिजिटल सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा, क्लाउड और एआई से जुड़ी कंपनियों को टैक्स में छूट रहेगी। खास बात यह है कि यह छूट उन विदेशी कंपनियों को रहेगी जो भारत में बने डेटा सेंटर का इस्तेमाल करेंगी। अब सवाल यह है कि भारत जो है वो डिजिटलीकरण की ओर आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में जब 2047 की बात करते हैं, उसका सपना देखते हैं, तो डेटा सेंटर विदेशी कंपनियां आएंगी, भारत के डेटा को यूज करेंगी। तो ये जो हम आने वाले दिनों में जो बहुत बड़ा बदलाव इस देश के अंदर आने वाला है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपको एक चीज समझनी होगी जी। जब भारत की सरकार ने डेटा सेंटर का प्रोविजन और उससे इनकम टैक्स से संबंधित जितने भी टैक्सेशन हैं उनको माफ करने या एग्जेम्पशन की तरफ अगर उसके बारे में अपने बजट में प्रावधान किया है, तो एक चीज तो है कि भारत की सरकार चाहती है कि जो डिजिटल क्रांति पूरे विश्व में चल रही है, जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, जो यूएस में उनके वहाँ ऑफिसेज हैं और वो पूरे विश्व में अपने ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए सेंटर्स चला रही हैं, तो भारत की सरकार चाहती है कि वो कंपनीज भारत की तरफ आए, भारत में इन्वेस्टमेंट करें। जब वो कंपनीज भारत में आएंगी तो भारत के पास में डेटा की टेक्नोलॉजी होगी, डेटा सेंटर होगा, एम्प्लॉइज को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्योंकि जब कोई कंपनी अगर भारत में आएगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, तो नेचुरल सी बात है कि कहीं ना कहीं उसको उससे जो नौकरियां हैं उनका उत्सर्जन होगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। जो अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है या आ नहीं रहा है, तो जब इन कंपनीज को मौका मिलेगा कि भारत में अपना डेटा सेंटर ओपन करे, तो नेचुरल सी बात है कि उनके माध्यम से बड़ी मात्रा में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी भारत में आएगा। दूसरा एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, जब बात डेटा सेंटर की हो रही है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है चाइना के बाद। हालांकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग में हो गया है आगे, भारत भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब जब ये सरकार ये कदम उठाती है कि वो क्लाउड कंपनियां भारत में आ सकती हैं जो भारत के डेटा का उपयोग करेंगी, तो क्या आपको नहीं लगता आने वाले दिनों में डेटा के क्षेत्र में बहुत सारे रोजगार की संभावनाएं बनेंगी? देखिए, भारत की जो सरकार है वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों हब को लेकर आगे चल रही है। भारत की सरकार चाहती है कि भारत में दुनिया की सभी चीजों का निर्माण हो। आज की तारीख में जो भी एयरक्राफ्ट की हमारी डीलिंग्स हो रही हैं, शिपमेंट्स की डीलिंग हो रही है या कोई डेटा सेंटर की डीलिंग हो रही है, भारत की सरकार चाहती है कि सॉफ्टवेयर के साथ में उसका हार्डवेयर का निर्माण भी अगर कहीं होगा तो पूरे विश्व में वो सबसे अधिक और सबसे ज्यादा भारत में ही होगा। ठीक। आशीष जी, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि आप व्यापारिक वर्ग से जुड़े हुए हैं, सरकार का एक सपना और भी है जिसपे सरकार ने महत्वपूर्ण तरीके से फोकस किया, पुराने उद्योग, जो उद्योग पुराने पड़ चुके हैं, औद्योगिक क्षेत्रों को दोबारा जीवित किया जाए। जो इंडस्ट्रीज एरिया हैं जहाँ पे काम नहीं हो पाया है, सरकार कह रही है कि हम उनको पुनर्जीवित करके उनको भी व्यापार की मुख्य धारा में लाएंगे। इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, जितने भी व्यापार, जितने भी छोटे और मध्यम व्यापार, एमएसएमई भी इसमें जुड़ा हुआ है, एमएसएमई और एसएमई दोनों इसमें जुड़े हुए हैं। जी जी। देखिए, वो बंद नहीं हुए थे, उनका
स्पीड स्लो हुई थी जी। तो उनको प्रोत्साहन दिया है सरकार ने, उनको फंडिंग की व्यवस्था की गई है और उनको नया बिजनेस कैसे मिले इसके ऊपर भी पूरा जोर है। अभी आप बात कर रहे थे डेटा सेंटर की जी। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, जी बिल्कुल उत्तर प्रदेश इसमें मुख्य भूमिका में है। जी। पूरे देश में उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका में है, जहां डेटा सेंटर एक बहुत बड़ा उद्यम बन के आने जा रहा है। अभी 10 दिन पहले किसी फॉरेन कंपनी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जी 25 बिलियन डॉलर का निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एमओयू साइन किया है। जी। और ये डेटा सेंटर बहुत तरह से इसलिए मायने रखता है कि यहाँ पे जो शुरू से लेके लास्ट तक एक जो सीरीज है एम्प्लॉयज की, वो सारी सीरीज जो है वो सारा एम्प्लॉयमेंट यूपी के लोगों को, यूपी के बच्चों को, यूपी के स्टूडेंट्स को इसमें मिलेगा। तो डेटा सेंटर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हिंदुस्तान में और खास तौर पे उत्तर प्रदेश में संभावनाओं का पूरा संभावना है। ठीक। एक बात और आती है चिप मैन्युफैक्चरिंग में, जिसकी जिक्र आप कर रहे थे जी। भारत अपना सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 भी लॉन्च करेगा, इसमें भारत कदम बढ़ाएगा आगे। इसके सिनेरियो आने वाले दिनों में क्या देखने को मिलेगा? क्या डिजिटल क्रांति आ जाएगी इस कदम से? भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा? बिल्कुल साहब, आपने अभी कहा कि चिप सेट के लिए जी इस डेटा सेंटर में लगभग 5 लाख हाई परफॉर्मेंस चिपसेट डेवलप किए जाएंगे। तो ये अपने आप में लार्जेस्ट है अभी तक के किसी भी डेटा सेंटर में इंडिया में। इसी तरह से एक डेटा सेंटर चेन्नई में आ रहा है, एक बेंगलोर में आ रहा है, एक मुंबई में आ रहा है। अलग अलग क्षेत्रों लोकेशंस पे अलग अलग डेटा सेंटर आ रहे हैं। अच्छा आशीष जी, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे। बजट आता है, शेयर बाजार धड़ाम हो जाता है, बहुत सारी कंपनियों के शेयर जो है वो क्रैश हो जाते हैं। ये क्या टेक्निकल इशू है? इसको जरा समझाने का प्रयास करिएगा हमारे दर्शकों को। देखिए, स्टॉक मार्केट में जब हम कुछ चीज शेयर्स को सेल परचेज करते हैं उस पर STT लगता है, यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। वो अभी 0.02% था, उसको बढ़ाकर सरकार ने 0.05 कर दिया है। तो ये जो अभी स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ या कुछ अंक कम हुआ, ये एक परमानेंट सिचुएशन नहीं है, टेम्परेरी चलता रहता है, चीजें घटती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। पर अगर आप पिछले साल के इंडेक्सेस की तुलना करेंगे तो ये आपको 10 से 12% इसमें बढ़ोतरी दिखाई देगी। तो जब हम एक सकल रूप से किसी चीज को देखते हैं तो हमें सालाना रूप की तरफ देखना पड़ता है, ना कि डे बाय डे उसको हम काउंट करने लगेंगे। अच्छा, एक सवाल और आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स पर सरकार का बड़ा जोर है। मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स कल पुर्जे बनाने का बजट जो है 40,000 करोड़ कर दिया गया है। इसमें आने वाले दिनों में इसके पर्सपेक्टिव में क्या आने वाले परिणाम आने वाले हैं? 2014 में जब भारत की सरकार में परिवर्तन हुआ था तो मात्र 2 कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी मोबाइल फोन की इंडिया में जी। आज 1000 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं मोबाइल फोन की भारत में। और पहले जो इंपोर्ट हो रहा था, अब वो मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में वो सब एक्सपोर्ट की तरफ हम मूव कर गए हैं। इसी के साथ में मैं डिफेंस के इक्विपमेंट की भी बात करूंगा। डिफेंस के इक्विपमेंट जहां हम पहले इंपोर्ट करते थे, आज 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये ग्राफ बढ़ता जाएगा। ये सारी चीजें लिंक्ड हैं। एक आपके पास में पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव सोच होने की वजह से हम बजट में उसका प्रावधान करते हैं और उसका जो दूरगामी इफेक्ट है वो आज हमें दिखाई दे रहा है कि भारत निरंतर किस गति से आगे बढ़ रहा है और आगे जो विकसित भारत का सपना है उसको पूरा करेंगे। आशीष जी, आखिरी 20 सेकेंड में आपका कोट क्या रहेगा बजट को लेके? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बजट सभी वर्गों को, सभी सेक्टर्स को, सभी व्यापारियों को ध्यान में रख के बनाया गया है और ये बजट हर सेक्टर को कुछ न कुछ देगा। यूथ के लिए, वुमेन्स के लिए, व्यापारियों के लिए ये बहुत नए नए अवसर प्रदान करेगा। और एक महत्वपूर्ण बात, एम्प्लॉयमेंट को ये बहुत त्वरित गति से बढ़ाने वाला बजट है। 10 में कितने नंबर देंगे? मैं पूरे 10 में 10 नंबर देंगे। आशीष जी, आखिरी 20 सेकंड का कमेंट। और साथ सबका विकास, सबका विश्वास जी, यानी कि सभी के बारे में सोचा गया, नीचे से बड़े तक सभी को एक रूप माला में पिरोकर सभी के बारे में बजट में प्रावधान किया गया और आने वाले
दिनों में और दौर में निश्चित ही ये आपको जमीन पर दिखाई देंगी। कितने नंबर देंगे 10 में? मैं 10 में से 10 देना चाहूँगा। 10 में 10 नंबर देंगे। तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार की ये 9वां बजट विकसित भारत की आधारशिला है और ये उम्मीद करी जा रही है कि आने वाले दिनों में जो भारत में बहुत आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है वो भी आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।